और फिर वो जो 16 विधायक थे वो वैध हैं या अवैध, ये कौन फैसला कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, चीफ व्हिप के मुद्दे पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपकी स्क्रीन पर। उच्च न्यायालय ने कहा कि मानना कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है, राजनीतिक दल के अम्बिलिकल को तोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। पार्टी द्वारा व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देना चाहिए। स्पीकर को, गोगावले को व्हिप की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में गोगावले को नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। बताइए साहब, स्पीकर की नियुक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया। शिंदे सरकार की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया, मगर सरकार को चलने दिया। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, राज्यपाल का जो पूरा आचरण था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। आपके स्क्रीन पर कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ये नहीं समझ सकते कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया कि सरकार को गिराना चाहते हैं, केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। गवर्नर के सामने शिंदे और समर्थक विधायकों की सुरक्षा को लेकर पत्र आया। राज्यपाल को इस पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें कहीं नहीं कहा गया था कि सरकार बहुमत में नहीं रही। राज्यपाल ने क्या कहा था, कोश्यारी साहब ने क्या कहा था, जो कि आरएसएस से आते हैं, कि भाई एक खत आता है उनके पास और वो ये फैसला कर लेते हैं कि उद्धव ठाकरे अल्पमत में हैं और फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रण दे दिया जाता है, फरमान सुना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फैसला सुनाया था। मगर आज मैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल करना चाहता हूं, जब आप देख रहे थे कि चीफ व्हिप को लेकर क्या खेला हो रहा था, राज्यपाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में काम कर रहे थे, तब आपने उन 16 विधायकों के मुद्दे पर फैसला भाजपा गठबंधन के स्पीकर के हाथ में क्यों दिया? और स्पीकर उसके बाद क्या फैसला सुनाते हैं आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कहता है कि जिस चीफ व्हिप गोगावले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया था, उसी चीफ व्हिप को राहुल नार्वेकर ने वैध करार दे दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना। अब आप बताइए, अगर उद्धव सेना यह कह रही है कि उनसे जनादेश छीना गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की भूमिका है, तो उसमें क्या गलत है बताइए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने क्या क्या कहा आपके स्क्रीन पर। स्पीकर के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्पीकर के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के फैसले में शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति को अवैध करार दिया था, नार्वेकर ने इसे वैध करार दिया। उद्धव गुट ने इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अब तक उन 16 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं सुनाया? इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अघाड़ी को जिस हार का सामना करना पड़ा है महाराष्ट्र में, उसमें 2 अहम किरदार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जिनकी भूमिका की मैं चर्चा आगे करूंगा, और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। इसीलिए नाराज हैं संजय राउत। उन्होंने चंद्रचूड़ पर और क्या क्या सवाल किए, आइए सुनते हैं। वो पार्टी किसकी है, वो चुनाव चिन्ह किसका है, उस बारे में 3 साल में चुनाव निर्णय नहीं ले सकते थे? इतने बड़े बड़े फैसले देने की आप बात करते हो ना, राम मंदिर से लेकर ये क्या बोलते हैं बॉन्ड तक, इलेक्टोरल बॉन्ड तक, और पब्लिसिटी का स्टंट करते रहे आप लोग। लेकिन एक संविधान के खिलाफ एक निर्णय एक बड़े राज्य में हुआ है, उसके बारे में आपने मुंह पर ताला रखा और तारीख पर तारीख का खेल में सबको उलझा कर रखकर आप रिटायर हो गए। तो ये जो हुआ है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र याद रखेगा। ये चंद्रचूड़ जी है, उनके होते हुए सब हुआ है और हम याद रखेंगे। इसके अलावा कई और सवाल हैं दोस्तों। 2022 में बीएमसी सहित तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव पेंडिंग है। 2.5 साल से ये चुनाव क्यों नहीं हुए?
2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे के साथ पूरी सहानुभूति थी, मगर ये चुनाव नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गणेश पूजा में स्वागत करते हैं और इसका हिंदू धर्म या हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर में राहुल गांधी भी जा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी पॉलिसी को बर्खास्त कर देते हैं, मगर आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की इंक्वायरी के आदेश नहीं दिए कि वो पैसा कहां गया। जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदे की नीति को अवैध करार दे दिया, मगर गुप्त रास्ते से, पिछले दरवाजे से भाजपा को भागने का अवसर दे दिया, तो आप पर सवाल किए जाएंगे ना। और न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, बल्कि राजीव कुमार, सीईसी राजीव कुमार। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ होते थे, मगर जानबूझकर महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों की घोषणा 1.5 महीने बाद हुई। क्यों? क्योंकि शिंदे सरकार जो है लाड़की बहन योजना ला रही थी। लाड़की बहन योजना को लाया गया, महिलाओं तक 1500 रुपए पहुंचाए गए, उसका जोरों से प्रचार किया गया और नतीजा आपके सामने है। महिलाओं ने जमकर वोट किया, क्योंकि अगर यह चुनाव हरियाणा के साथ हो जाते तो लाड़की बहन योजना का फायदा भाजपा गठबंधन को नहीं मिलता। और यह सब तमाशा देख रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। सवाल उनसे किए जाएंगे। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र के चुनाव अक्टूबर में होते हैं, हरियाणा के साथ 1 महीने आगे इसलिए धकेला गया क्योंकि लाड़की बहन योजना को स्थापित करना था, नंबर 1। नंबर 2, अक्टूबर में ही सरकार ने नवंबर के 1500 रुपए दे दिए ताकि जनता के पास ज्यादा पैसे जाएं। यह सब चुनाव आयोग की देखरेख में था। चुनाव घोषित होने के 1 दिन पहले मुंबई के टोल मुफ्त किए गए। क्या सरकार को पता था कि चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा करने वाला है? पत्रकार सोहित मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या भाजपा गठबंधन को पता था कि चुनाव आयोग कल चुनावों की घोषणा करने वाला और 1 दिन पहले आप टोल मुक्त कर देते हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है जब आपने सिस्टम को ही हैक कर दिया है। साफ तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की भूमिका पर सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भूमिका पर सवाल है, जो मैं आपके सामने महज तथ्यों के आधार पर रख रहा हूं। इस मंच पर मैंने चंद्रचूड़ साहब को बहुत सम्मान दिया है, मगर आज जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर उनके जो दोहरे मापदंड है, जिसके चलते संभल में 4 मौतें हुई हैं, ये तमाम मौतें जो हैं, इसका ठीकरा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सिर पर, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, वोटिंग के 1 दिन पहले इस नजारे को देखिए। करीब 10 लाख रुपए के साथ विनोद तावड़े पकड़े जाते हैं। शिंदे सेना का एक नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। देवेंद्र फडणवीस के एक करीबी हैं जिनका नाम है सुमित वानखेड़े, उनके खेत से शराब बरामद होती है। इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई मैं समझना चाहता हूं। याद कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा था कि महाराष्ट्र के चुनावों में 3400 करोड़, कम से कम गुजरात के एक व्यवसायी ने 3400 करोड़ दे दिए हैं और वो पैसे तैर रहे हैं। हर वोटर तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। शराब और पैसे का खुला खेल। मगर क्या चुनाव आयोग ने कुछ किया? क्या चुनाव आयोग ने जांच की? तावड़े पैसे के साथ पकड़े जा रहे हैं कथित तौर पर। शिंदे सेना का नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के करीबी के खेत में शराब पकड़ी जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग क्या कर रहा था? और ऐसे में अगर उद्धव सेना सवाल कर रही है तो क्या गलत कर रही है? और यही नजारा हमने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों में देखा। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश की चर्चा करने से पहले यह बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने इसी मंच पर
कांग्रेस और अघाड़ी गठबंधन की कमियों पर सवाल उठाए। मैंने कहा था कि जब आपको लोकसभा चुनावों में करारी जीत मिली तो उसके बाद आपको जमीन पर लग जाना चाहिए था, स्थानीय मुद्दों को उठाना चाहिए था। राहुल गांधी जो हैं वो अब भी लोकसभा चुनावों के मूड में थे, उनकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं आया। चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए अघाड़ी के नेता बहुत देरी से उतरे, भाजपा पहले दिन से ही लगी रही। ऐसे मुकाबला नहीं होता है, मगर यह मुकाबला कर रही थी अघाड़ी। उनकी गलतियां थी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं और उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, मगर सिस्टम किस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक था, यह सवाल उठाना भी बहुत जरूरी है। और सिस्टम का यह रूप हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा, जब पुलिस लोगों के वोटर आई कार्ड्स की जांच कर रही थी, जब मुस्लिम इलाकों में पुलिस जो है वो उग्र तरीके से काम कर रही थी। हमने वो वीडियो देखा था जिसमें एक पुलिस वाला महिलाओं की तरफ बंदूक ताने हुआ था। यह कितना शर्मनाक नजारा था। यानी मुस्लिम बाहुल इलाकों में इस तरह से भय और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा था। इसीलिए आज अखिलेश यादव इन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बेईमान चुनाव थे। उनके इस दावे की क्या वजह है, आइए सुनते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। अखिलेश यादव ने उन तस्वीरों का भी हवाला दिया जिसमें पुलिस निहत्तों पर बंदूक और पिस्तौल ताने हुई थी, यानी कि एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा था। निहत्तों पर बंदूक, अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं। चुनाव के दिन जब निहत्तों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं थे उनके भी वोट डाले गए। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया। क्या अखिलेश यादव के इन दावों की जांच होगी? क्या कह रहे हैं अखिलेश, आइए सुनते हैं। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे, इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। अखिलेश नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है, क्योंकि जिस इलाके में बहुमत मुसलमानों का था वहां भाजपा का जीतना नामुमकिन था, इसीलिए इसे अखिलेश इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग कह रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही और इस बात की भनक
जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। और प्रशासन का एक तरफा रवैया हम देख रहे हैं। हमने देखा कि संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर एएसआई की हरकत क्या थी, किस तरह से आदित्य सिंह की अदालत ने त्वरित फैसला सुना दिया कि सर्वे हो जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष वहां मौजूद भी नहीं था। इन तमाम चीजों से पता चल रहा है दोस्तों कि प्रशासन, पुलिस, एजेंसीज, मीडिया, यहां तक कि अदालतें भी, चाहे संभल हो या सुप्रीम कोर्ट, उस पर एक सवालिया निशान है। यहां अदालती फैसलों पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, यहां अदालती फैसलों में छुपे दोहरे मापदंड पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और एक बार फिर मैं महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहता हूं। क्या आप बिल्ली से उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूध की रखवाली करेगी? आपने जो स्पीकर भाजपा का है उसे यह जिम्मा दे दिया कि वो फैसला करे कि असली शिवसेना कौन है। जिस व्हिप को, जिस चीफ व्हिप भरत गोगावले को आपने अवैध करार दिया था, उसे उसी स्पीकर ने वैध करार दे दिया।